नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों का एक टॉपिक लेके आए हैं और हिंदी की शिक्षण विधि को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। तो 4 भागों के अंतर्गत गद्य भाग, पद्य भाग और व्याकरण व रचना भाग, इन चारों की शिक्षण विधियों को अलग अलग रूप से हम पढ़ेंगे। अब गद्य भाग की विधियों पढ़ेंगे आज। तो इन गद्य भाग की विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आएंगी और वो कौन कौन से स्तर के लिए उपयोगी है और ये गद्य शिक्षण क्या होता है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप रीट, व्याख्याता, सीटेट सभी में ये विद्या आने वाली है और सभी के कोर्स में है। इससे पहले आप इस चैनल ऑल और नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ऑल और नॉलेज जीके चैनल से या जीके रीड सीटेट चैनल दोनों में से किसी एक से जुड़ जाएं, आपको उपलब्ध हो जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे टेलीग्राम पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम गद्य शिक्षण विधियों की। गद्य शिक्षण विधि, तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि गद्य शिक्षण विधि होती क्या है। इसकी कोई स्वतंत्र विधि नहीं होती। काठिन्य निवारण के लिए यह विधि काम में ली जाती है। गद्य साहित्य की अनेक विधियाँ हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, संस्मरण, ये सब गद्य शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इस गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य है ग्रहण व अभिव्यक्ति, ये हमें ध्यान रखना है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके अंतर्गत ऑप्शन भी हमें ग्रहण व अभिव्यक्ति शब्दों से मिले जुले ऑप्शन देंगे। जैसे अभिव्यक्ति की जगह अभिवर्ती भी दे दिया जाएगा, अभिक्षमता दे दिया जाएगा, तो ऐसे ऑप्शन देंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका मूल उद्देश्य है ग्रहण व अभिव्यक्ति। और इसके अलावा काफ़ी कुछ उद्देश्य भी होते हैं अलग से। तो गद्य शिक्षण से हम क्या क्या सीख पाते हैं, तो इसके उद्देश्य भी हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग करना हम सीख पाते हैं। विराम चिन्हों का कैसे प्रयोग होता है। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना, व्याकरण लैंग्वेज किस प्रकार यूज होती है, तो उसका हम प्रयोग सीख पाते हैं। और शब्दों को प्रभावशाली रूप से प्रयोग किस प्रकार किया जाए, ये भी हम सीख पाते हैं। और शब्द भंडार की वृद्धि करना, संक्षिप्त जीवनी लिखना, स्वभाव व उत्सव का परिविवेचन तैयार करना, लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना, और शब्दों, मुहावरों व पदबंधों का उपयुक्त प्रयोग करना। तो ये सब हम गद्य शिक्षण से ही सीख पाते हैं कि ये किस प्रकार इनका यूज होगा। तो अब हम गद्य शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। तो गद्य शिक्षण विधिया के अंतर्गत पहली विधि है उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि। उद्बोधन, इसे अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें छात्रों के माध्यम से अध्यापक अर्थ निकालने का प्रयास करता है, यानी छात्रों के माध्यम से अध्यापक अर्थ निकालने का प्रयास करता है। तो अध्यापक अर्थ निकालने के लिए निम्न साधनों का सहारा भी लेता है। छात्रों के सामने चित्र, रेखा चित्र भी प्रदर्शित कर सकता है, या प्रत्यक्ष कोई भी वस्तु बताकर छात्रों से उत्तर निकालने का प्रयास करता है, या प्रतिकृति या मॉडल नक्शा कोई भी दिखाकर छात्रों से उत्तर निकालने का प्रयास करता है, या कोई भी पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर भी छात्रों से आंसर निकालने का प्रयत्न करता है। तो इसका मेन यही उद्देश्य है कि उद्बोधन विधि में छात्रों के माध्यम से अध्यापक अर्थ निकालने का प्रयास करता है। तो इनसे, इस विधि से संबंधित का क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। तो शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, तो इसमें उद्बोधन विधि होगी। तो ऑप्शन से राइट होगा। तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो हमें ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और भी आया है कि उद्बोधन विधि का उपयोग नहीं है। तो उद्बोधन विधि का उपयोग किसमें नहीं है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। दृश्य विधान, अभिनय, कहानी या अनुवाद। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुवाद में इसका कोई उपयोग नहीं है। बाकी इन तीनों में उपयोग। दृश्य विधान में चित्र,
प्रतिकृति, मॉडल आदि दिखाया जाता है। अभिनय भी किया जाता है, कोई भी उत्तर निकालने के लिए अभिनय आदि इनका सहारा लिया जाता है, और कहानी इनका भी सहारा लिया जाता है, लेकिन अनुवाद का इसमें कोई उपयोग नहीं है। तो ये हुआ इसका आंसर ऑप्शन दे। तो ये 2 क्वेश्चन पहले परीक्षाओं में पूछ चुके हैं इस विधि से संबंधित। अब हम देखते हैं अगली विधि। अगली विधि है प्रवचन विधि, जिसे कथन विधि भी कहते हैं। तो इस प्रवचन विधि के अंतर्गत इसमें विभिन्न प्रविधियाँ हैं, और प्रवचन विधि का यूज काठिन्य निवारण के लिए किया जाता है। तो इसमें पहली है अनुवाद विधि। तो अनुवाद विधि प्राथमिक स्तर के लिए काम में ली जाती है। हमें इसमें स्तर महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है इन चारों प्रविधियों में। अनुवाद विधि में छात्र निष्क्रिय रहता है और व्याकरण का ज्ञान नहीं मिलता है। व्याकरण का ज्ञान नहीं मिलता है और छात्र निष्क्रिय रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन अनुवाद विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। दूसरी है कोश विधि। कोश विधि पाठ में आए पदों के कोश का ज्ञान दिया जाता है। पाठ में आए पदों के कोश का ज्ञान दिया जाता है। ये कोश विधि उच्च स्तर के लिए है। और टीका विधि ये भी उच्च स्तर के लिए है। और परिभाषा विधि, इसमें उदाहरण सहित परिभाषा को समझाया जाता है। तो इसमें यह भी उच्च स्तर की विधि है। तो हमें स्तर महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि किस स्तर के लिए ये किस विधि उपयोगी है। इन प्रविधियों में हमें ये ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट विधि देखेंगे। नेक्स्ट विधि है स्पष्टीकरण विधि। तो स्पष्टीकरण विधि में क्या होता है? स्पष्टीकरण विधि में अनेक विधियाँ की सहायता से पदों को स्पष्ट किया जाता है। किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है पदों को? जैसे व्युत्पत्ति के द्वारा, तो व्युत्पत्ति विधि के द्वारा तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा पद या क्रियापद के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, तो वह व्युत्पत्ति के द्वारा किया जाता है। और वाक्य प्रयोग द्वारा तो कठिन पद को दूसरे सरल वाक्य में प्रयोग करके, यानी कोई कठिन पद है, जैसे हम ये प्रवर्तक मान लीजिए कठिन पद है, तो इसका हम बच्चों को किसी एक वाक्य के साथ प्रयोग करके बताएंगे। तो किस प्रकार करेंगे कि प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक सुकरात हैं, यानी बच्चे समझ जाएंगे कि इसके जनक हैं वो सुकरात हैं, यानी प्रवर्तक का अर्थ मीन समझ जाएंगे। इसी प्रकार कोई भी कठिन शब्द होता है तो उसका अर्थ समझाने के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चे आसानी से समझ जाएं। और तुलना के द्वारा, जैसे विलोम शब्द आदि के द्वारा तुलना की जाती है, तो तुलना के द्वारा भी सीख पाना। और उदाहरण काठिन्य निवारण किया जाता है। उदाहरण दिया जाता है जो काठिन्य निवारण के लिए कोई कठिन पद या वाक्य होता है तो उसे उदाहरण देकर समझाया जाता है। जैसे मातृभाषा में भी उदाहरण दिया जाए जिससे बच्चों को आसानी से समझा पाता है। किसी भी प्रकार उदाहरण दिया जाए जिससे काठिन्य निवारण हो जाता है। तो ये विधि उच्च माध्यमिक या माध्यमिक स्तर में काम में ली जाती है, हमें ध्यान रखना है। अब प्रश्नोत्तर विधि का प्रवर्तक है सुकरात, इसलिए इसे सुकरात विधि भी कहा गया है। और प्रश्नोत्तर विधि है तो इसे संवाद विधि भी कहा गया है। तो इसके अंतर्गत हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें प्रश्न किस आधार पर पूछे जाएंगे। तो प्रश्न आधार का होता है पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और प्रश्नों के माध्यम से उत्तर प्राप्त करना प्रश्नोत्तर विधि नाम से ही हमें पता चल जाता है। लेकिन इसमें हम विशेषित रूप से ये ध्यान रखना है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। अब नेक्स्ट विधि हम देखते हैं। नेक्स्ट विधि है अर्थकथन विधि। इसमें गद्यांश पढ़ाने के साथ साथ शब्द का अर्थ भी बताया जाता है। गद्यांश पढ़ा रहे हैं और साथ में बच्चों को कोई भी कठिन शब्द आएगा तो उसका अर्थ भी बताएंगे। और इस विधि में सारा कार्य केवल शिक्षक ही करता है। जब सारा कार्य केवल शिक्षक ही करेगा तो वो विधि अमनोवैज्ञानिक होगी, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित विधि है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक होगी। अब अमनोवैज्ञानिक विधि में यानी जिस विधि के अंतर्गत शिक्षक का पूरा ध्यान होता है, कार्य शिक्षक ज़्यादा करता है, तो वो एक अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। जिस विधि के अंतर्गत छात्र का ज़्यादा कार्य होता है या छात्र उसमें ज़्यादा सक्रिय रहता है तो उसे हम मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि हो गई। अब संयुक्त प्रणाली विधि, जो ये माध्यमिक स्तर के लिए काम में ली जाती है, तो हमें ये इसका स्तर ध्यान रखना है।
तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि इन सभी प्रणालियों का आवश्यकता अनुसार मिश्रित प्रयोग करके हम गद्य शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। इसमें व्याख्या प्रणाली और विश्लेषण प्रणाली को संयुक्त रूप से अपनाया जाता है। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि संयुक्त प्रणाली के अंतर्गत व्याख्या प्रणाली और विश्लेषण प्रणाली के जो नियम हैं उन्हें संयुक्त रूप से अपनाया जाता है, जो ये माध्यमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी है। अब व्याख्या प्रणाली क्या है और विश्लेषण प्रणाली क्या है ये हम जस्ट अभी पढ़ रहे हैं। तो व्याख्या प्रणाली आएगी अब व्याख्यान विधि, जिसे व्याख्यान विधि भी कहते हैं। तो इसे अर्थकथन विधि है उसका विकसित रूप कहा जाता है व्याख्यान विधि को। तो अर्थकथन विधि का विकसित रूप है। इसमें शब्दार्थ के साथ साथ पर्याय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास का भी ज्ञान करवाया जाता है। यानी व्याकरण से संबंधित ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्याय, विलोम, इनका भी साथ में ज्ञान दिया जाता है। अर्थात इसमें व्याकरण ज्ञान भी सामान्य के साथ दिया जाता है। यानी व्याख्यान विधि में व्याख्या तो करते ही हैं, व्याख्या करने के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान भी सामान्य रूप से दिया जाता है। तो ये हो गई व्याख्यान विधि। और विश्लेषण विधि, इसे प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं। विश्लेषण विधि प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें शिक्षण शब्दों व भाव की व्याख्या के लिए प्रश्न उत्तर का सहारा लेता है। उदाहरण जैसे खुशी, दुख, दर्द। हमने पहले एक प्रश्नोत्तर विधि पढ़ी थी जिसे सुकराती विधि या संवाद विधि भी कहा गया। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे गए। लेकिन विश्लेषण प्रणाली, इसे भी प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन शब्दों व भाव की व्याख्या के लिए प्रश्न उत्तर का सहारा लेता है। यानी शब्दों भाव की व्याख्या करने के लिए लिया जाता है। किस प्रकार लिया जाता है? जैसे उदाहरण खुशी, दुख, दर्द, तो इनकी व्याख्या किस प्रकार की जाएगी? तो बच्चों को तो इन्हें उदाहरण की सहायता से समझाया जाए तो ये विश्लेषण प्रणाली के अंतर्गत आएगा। इसमें छात्रों को सोचने व निर्णय निकालने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें छात्र व शिक्षक दोनों क्रियाशील होते हैं। तो ये होगी विश्लेषण प्रणाली और व्याख्यान प्रणाली। अब हम नेक्स्ट विधियाँ देखेंगे। नेक्स्ट विधि है समीक्षा प्रणाली। जो समीक्षा प्रणाली है उच्च माध्यमिक स्तर के लिए काम में ली जाती है। यह विधि गद्य व पद्य दोनों भागों में उपयोगी है। यानी ये गद्य भाग के लिए भी उपयोगी है और पद्य भाग के लिए भी उपयोगी है। अब हम गद्य भाग की शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं, तो ये गद्य में भी उपयोगी होगी। किस प्रकार उपयोगी है? इसमें गुण दोष को परखा जाता है। कोई भी गद्य से संबंधित कोई भी कहानी, निबंध, जीवन स्मरण, कोई भी टॉपिक होगा तो इसमें उसके अंतर्गत क्या गुण है और क्या दोष है, यानी लाभ हानि, यानी दो अलग अलग विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं। इसमें इस विधि में बच्चों को स्वाध्याय विकसित करने का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी स्वाध्याय विकसित करने का महत्वपूर्ण योगदान है, ये हमें ध्यान रखना है। तो समीक्षा प्रणाली में बच्चों को स्वाध्याय विकसित करने का महत्वपूर्ण योगदान है और गुण दोषों को परखा जाता है कि किस टॉपिक में क्या गुण है और क्या दोष हैं। तो ये मुख्य रूप से परखा जाता है और ये दोनों भागों में प्रयोग की जाती हैं, गद्य व पद्य। अब पर्यवेक्षण विधि या पर्यवेक्षित विधि, तो ये किस स्तर के लिए काम में ली जाती है? तो माध्यमिक स्तर के लिए काम में ली जाती हैं और इसके प्रवर्तक है मॉरिसन। तो हमें प्रवर्तक का नाम याद रखना है। इसके जनक कौन है? मॉरिसन। इस विधि में सभी बालों को व्यवस्थित रूप से बिठा दिया जाता है और शिक्षक के नियंत्रण में विद्यार्थी स्वाध्याय करता है, यानी स्वयं अध्ययन करता है। विद्यार्थी को अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढना पड़ता है और फिर शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से भी समस्या का समाधान निकालता है। यानी कोई भी बच्चों को समस्याएं होगी, छात्र को समस्याएं होगी, तो वह स्वयं ढूंढने का प्रयास करेगा। अगर ढूंढ भी नहीं सकता है स्वयं, कोई प्रॉब्लम होगी, तो शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षक उसे ढूंढने का प्रयास करवाएगा। लेकिन इसमें शिक्षक उसको समस्या का समाधान नहीं बताएगा, कोशिश करेगा कि शिक्षण सहायक सामग्रियों से समाधान निकालेगा। और मॉरिसन ने ये 1971 में ये एक मॉडल दिया था। तो इसके अंतर्गत ये पर्यवेक्षित विधि आई। तो इस पर्यवेक्षित विधि के अंतर्गत इसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, यह भी जानेंगे। इससे पहले
पर्यवेक्षित विधि के बारे में एक कथन दिया है बाइनिंग और बाइनिंग द्वारा। तो बाइनिंग और बाइनिंग ने इस विधि के संदर्भ में एक कथन कहा कि मेज दराजों के चारों ओर बैठे बालक जब शिक्षक के नियंत्रण में वातावरण में स्वाध्याय करते हैं तो वह पर्यवेक्षण विधि होती है। यानी बालकों को व्यवस्थित रूप से बैठा दिया जाए और शिक्षक के नियंत्रण में स्वाध्याय यानी स्वयं बच्चे अध्ययन करें तो ये पर्यवेक्षण विधि है। तो ये बाइनिंग द्वारा कथन कहा गया था। तो ये कथन इम्पोर्टेंट है, हमें कुछ कुछ कथन भी याद रखने हैं, ऐसे कुछ कथन भी आएंगे मोस्ट कथन है जो अलग अलग विधियों के संदर्भ में कुछ अलग ये थे। अब इसके गुण देखेंगे हम। तो ये विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि बच्चे स्वयं अध्ययन करते हैं यानी छात्र केंद्रित विधि है, तो स्वयं ही ये मनोवैज्ञानिक विधि होगी। और बालकों में स्वाध्याय का गुण विकसित होता है, यानी स्वयं कैसे पढ़ा जाए और कैसे याद किया जाए, यानी स्वयं पढ़ने का गुण विकसित होता है। और विषय वस्तु को याद करने में मदद मिलती है, किस प्रकार याद करें, स्मरण शक्ति भी विकसित होती है। बालकों में अनुशासन में नियंत्रण पैदा होता है, यानी अनुशासन का नियंत्रण पैदा होता है। और सामान्य निर्बल बालकों को प्रखर बुद्धि के बालकों से सहायता मिलती है, यानी निर्बल बालक होंगे या प्रखर बुद्धि बालकों से सहायता मिलेगी। तो इसमें हर क्लास में सामान्य बालकों की संख्या ज़्यादा होती है और प्रखर बुद्धि के कुछ बालक होते हैं और कुछ निर्बल बालक भी होते हैं। तो इसके अंतर्गत निर्बल बालक और सामान्य बुद्धि बालकों को प्रखर बुद्धि बालकों से हमेशा सहायता मिलती है। तो वो आपस में बच्चे पूछ सकते हैं आपस में, लेकिन टीचर इस विधि का समस्या का समाधान नहीं निकालेगा, बच्चे आपस में पूछकर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इसलिए निर्बल बालकों को प्रखर बुद्धि के बालकों से सहायता मिलती है, ये ध्यान रखना है। और साधारण विद्यार्थियों के लिए ये विशेष विधि है, क्योंकि ये विधि साधारण विद्यार्थियों के लिए एक विशेष विधि है, क्योंकि प्रखर बुद्धि बालकों के लिए ये विधि एक सिंपल यानी हल्की विधि लगती है, उन्हें कुछ कठिन विधि नहीं लगती है। लेकिन निर्बल बालकों के लिए ये कठिन विधि हो जाती है। तो इस प्रकार जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विशेष रूप से उपयोगी विधि है, उनके लिए उपयोगी विधि है, ये हमें ध्यान रखना। विशेष विधि है साधारण विद्यार्थियों के लिए। अब हमें गुण देख लिए। अब दोष क्या है, तो इस दोष देखेंगे हम। तो इस विधि में शिक्षण निष्क्रिय होता है। शिक्षण निष्क्रिय होता है क्योंकि इसमें कोई पढ़ाया नहीं जाता है, इसमें छात्र स्वयं पढ़ते हैं और छात्र भी नीरस रहते हैं। लगातार छात्र स्वयं पढ़ेंगे और वो अनुशासन के अंतर्गत पढ़ेंगे तो छात्र भी नीरस रह जाएंगे और इसमें रटने का दोष पैदा होता है, क्योंकि बच्चों को याद करना पड़ता है और समय भी अधिक खर्च होता है। और प्रतिभाशाली बालकों में नीरसता पैदा होती है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक प्रखर बुद्धि बालकों के लिए ये विधि थोड़ी हल्की साबित होती है, इसलिए उन्हें उस विधि में नीरसता पैदा होती है। इसके अलावा शिक्षक सामान्य निष्क्रिय हो जाता है। बच्चे इसमें स्वाध्याय करेंगे तो शिक्षक अनुशासन का ध्यान रखता है, बैठा बैठा शिक्षक भी एक निष्क्रिय हो जाता है। इस विधि के लिए कुशल शिक्षकों का अभाव होता है और कुशल शिक्षक भी नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए कुशल शिक्षकों का अभाव होता है। तो इस विधि से संदर्भ में एक क्वेश्चन भी आ चुका है पहले परीक्षाओं में। तो क्या क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें छात्र एक दूसरे पर नियंत्रण रूप पाता है। तो इसमें पर्यवेक्षित विधि है, इसमें नियंत्रण रूप पाते हैं। यानी पर्यवेक्षित विधि के अंतर्गत छात्र एक दूसरे से पूछ सकते हैं, प्रखर बुद्धि के बालकों से सहायता ले सकते हैं, निर्बल बालक या सामान्य बालक। तो इसमें पर्यवेक्षित विधि आंसर राइट हुआ। तो ये पर्यवेक्षित विधि या पर्यवेक्षण विधि थी। अब हम इस विधि ये विद्या गद्य शिक्षण की जो भी विद्या थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब गद्य शिक्षण की ये 10-11 विद्या थी, ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब गद्य शिक्षण पाठ योजना, तो पाठ योजना किस प्रकार होती है ये, तो पाठ योजना के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो गद्य शिक्षण की पाठ योजना, अब पाठ योजना के अंतर्गत पहले पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। तो पहले पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, फिर प्रस्तावना दी जाती है। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन दिया जाता है, उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन बताया जाता है, उसके बाद प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी विषय संबंधित होता है उससे प्रस्तुत किया जाता है। फिर आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन होता है, जिसमें आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा होता है और अनुकरण वाचन विद्यार्थी के द्वारा होता है।
तो ये ध्यान रखना है। तो पहले शिक्षक वाचन करेगा, फिर विद्यार्थी से वाचन करवाएगा। तो उसके बाद अशुद्धि संशोधन या काठिन्य निवारण, कोई भी शब्दों में अशुद्धि हो रही है तो उनका संशोधन शिक्षक करवाएगा, और कोई भी कठिन शब्द है तो उनका काठिन्य निवारण शिक्षक करवाएगा। उनके बाद बोध प्रश्न पूछेगा। उनके बाद मौन वाचन करवाएगा, छात्रों से करवाएगा मौन वाचन। और उनके बाद विचार विश्लेषण, कोई भी टॉपिक में समस्या है तो उस पर विचार विश्लेषण का टाइम भी शिक्षक देता है गद्य शिक्षण पाठ्य योजना के अंतर्गत। फिर सार बताएगा, सार यानी संक्षिप्त रूप से उस कहानी निबंध आदि का सार बताएगा, एक संक्षिप्त रूप में एक छोटे से सार में सार के अंतर्गत बताएगा। फिर पुनरावृत्ति यानी मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा या देगा। फिर गृह कार्य, तो गृह कार्य देगा। तो ये गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना थी जो इस प्रकार है। तो इससे हम क्रम वाइज याद रखना है। इसमें कभी कभार क्रम पूछ लिए जाते हैं तो हमें उस क्रम वाइज याद भी करना पड़ता है। तो क्रम वाइज ऑप्शन होगा ना। तो इस प्रकार ये गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना हो गई। अब गद्य शिक्षण विद्या हमने पढ़ ली। अब गद्य शिक्षण विधियों के बाद हम पद्य शिक्षण विधियों की कुछ विद्या लाएंगे, पद्य, फिर व्याकरण से संबंधित लाएंगे, और फिर रचना शिक्षण विधियाँ लाएंगे। ये 3 अलग अलग पार्टों में विद्या होंगी। उसके बाद इनसे अलावा पाठ्य योजना से संबंधित कुछ भी विद्या होगी, पाठ्य योजना से संबंधित जो विद्या होगी वो भी हम अलग रूप से ला के आएंगे। यानी कम से कम हम 50 विद्याओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गद्य शिक्षण विद्या सहित हम 50 विद्या पढ़ेंगे। 10 विद्या आज हमने पढ़ ली, अब विधि हमने पढ़नी है 40 कम से कम विधि आगे पढ़नी है। तो आप ज़रूर इस चैनल को देखते रहिए, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब